So, with your permission, I'll start. Haji, please. अब हम आपको जैसे याद होगा इस वक्त हम अरहंत वर्ग को स्टडी कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पद नहीं है, करीब 10 एक पद हैं। तो एक पद हमने शायद पिछली बार किया था, दो किए थे, वर्स 90 या 91। आज हम वर्स 92 और 93 देखेंगे। वर्स 92 is Belut sees Theravada. I hope I'm pronouncing it right. I thought that is okay. But if I'm not pronouncing anything right, particularly where names are concerned, it would be nice if somebody can correct. So Belut Ashish एक दिन वो भी एक सीनियर एल्डर थे, सीनियर और अरहंत थे, सभी अरहंतों की बात हो रही है यहाँ पर। He set out for alms one day. एक दिन वो भिक्षा के लिए निकले और वापस जब आ रहे थे तो उनको सडनली वो रुके थोड़ा सा। तो उन्होंने सोचा कि मैं हर रोज इतना समय आम्स भिक्षा लेने में लगाता हूँ और थक भी जाता हूँ और उसका एक असर ये होता है कि उनका जो कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है जो कि वो साधना में यूज कर सकते थे। तो ये सोच के वो फिर से वापस गए, कलेक्टेड सम मोर भात एंड रिटर्न। तो उन्होंने फिर इस बात को ड्राई कर लिया और ate a little every day after getting it, ताकि उनका ये आना जाने का समय और एफर्ट थोड़ा बच जाए और वो समय वो he would use the time to so save for his साधना। जो टाइम बचे उससे साधना में लगाए। तो उनके जो कुछ फेलो भिक्षुस थे, they were concerned। वो इसलिए कंसर्न थे कि I believe because of Vinaya does not allow you to collect and hoard things of any kind. That's against the Vinaya. So उन्होंने शास्त्रा को अप्रोच किया और shared their concern. But Shastra knew the motivation of Belut and explained to Bhikkhus that he was not doing this out of greed. कि वो ये लालच की वजह से नहीं कर रहे थे, चीज़ों को उन्होंने संतोष नहीं रखा हुआ था, but for putting more time for his sadhana. So अपनी साधना के लिए समय ज़्यादा व्यतीत करने के लिए कर रहे थे। His action was blameless and spoke his words. तो उन्होंने इसको blameless बोला। I think later Bhante ji can comment on whether this is still the same rule or whether it's this would be doable in present circumstances or not. Only he would be able to tell. So the theme is something like this: ये संग सनिच्चयो नथि हे परिण्यात भोजना शून्यतो अनिमितो च विमोखो ये संगोचरो आकाशेव सकुंतानं कति ते संगरण्या। उसकी दो ट्रांसलेशन जैसे मैं हमेशा प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने है। पहली है those who do not accumulate, जो चीज़ों का संग्रह नहीं करते, and are wise regarding food, और जहाँ तक आहार है उसके प्रति एक वाइज एटीट्यूड रखते हैं, whose object is avoid unconditioned freedom, और जिनका जो गोल है वो है शून्यता unconditioned liberation. Their track cannot be traced. वो उनको उनके मन में क्या हो रहा है या वो कहाँ जाते हैं वो कहना बड़ा मुश्किल है। Cannot be traced. It is like there are birds in the air. जैसे पंछी लोग कहीं उड़ के इधर-उधर जाते हैं तो you can't really trace their tracks कि किस पाथ से गुजरे वो या exactly क्या हुआ। दूसरी ट्रांसलेशन है just like birds that leave no tracks in the air, there are those whose minds do not cling to temptations that are offered to them, and their focus is the signless state of liberation, which to others is indiscernible. Basically, वो
जो whatever they are going through in their minds, they are so pure and so distinct that basically they are consequence of their state of liberation. Then दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते आसानी से. तो ये तो ट्रांसलेशन है. अजान मनिंदो ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, रिफ्लेक्शन नहीं दी. तो मेरे मन में जो विचार आया इसको समझ के वो कुछ इस प्रकार है. एक क्वेश्चन जो आई थिंक हर एक के दिमाग में आता है, हाउ डू द अरहंट्स फील, हाउ आर दे परसीव्ड बाय देयर फेलो भिक्षुस और लेमैन. इस तरह के सवाल आते हैं कि अरहंट्स कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनके अंदर क्या हो रहा होता है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से वो अपने मन में बातें सोचते हैं. These kinds of questions often come to mind. At least I'm sure सभी समय पर सभी के दिमाग में आती होगी जब अरहंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बहुत सारी क्वालिटीज तो हमने पढ़ी हैं उनकी और अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये फिर भी समझ में नहीं आता. Scriptures generally answer this question in the abstract. और स्क्रिप्चर्स में या सूत्रास में बेसिकली थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट वे में ही बताया जाता है इसके बारे में. फॉर एग्जांपल एक पोएटिक एक्सप्रेशन है दैट मारा और डेथ कैन नॉट फाइंड देयर ट्रैक्स. तो इस पद में भी यही हो रहा है बेसिकली, दैट्स अ पोएटिक रेंडिशन ऑफ द आइडिया ऑफ द डेथलेस. बट इन मोर रियल टर्म्स इट मे बी डिफिकल्ट टू से understand, at least for us. Sentence ठीक नहीं है, but that's the meaning. It may not be easy to understand for mere mortals like us who haven't reached anywhere near that goal. But being in the human realm and the realm of death, they obviously experience the same kind of conditions that all of us do. ये तो obvious है कि जो external conditions हैं और जो internal processes हैं वो similar ही होंगे. जो physical processes हैं, जो mental processes हैं, उनका process तो same ही होगा. Birth, aging, sickness and death are something which is absolutely a given in this realm. On the surface, their daily behavior too may appear to us exactly like that of other human beings. और शायद this is again I'm kind of speculating कि उनका daily behavior में apparently कोई खास बदलाव नहीं आएगा. The difference probably lies, and this is a guess, and we can only guess relative to what we experience, that their hearts remain stable, independent of external or internal conditions, and they never lose the serenity of the heart. उनका जो मन है वो एक हमेशा स्टेबल, शांत कंडीशन में, सेरीन कंडीशन में स्थिर रहता है. एक और लेवल पे देखा जाए तो as ordinary people we are always being pushed by the forces of habit to perform कर्म of body, mind and speech. और ये तो हम लोग करते ही रहते हैं, कर्म क्रिएट करते रहते हैं किसी ना किसी प्रकार का, या शरीर का या मन का या स्पीच का. And with underlying intentions that may not be entirely blameless. तो हमारी जो नीचे की इंटेंशंस हैं, अंदर की इंटेंशंस हैं, they are not always entirely blameless. If you examine them carefully, they are typically colored by our habitual patterns, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था. And we are then subject to the कर्म विपाक that we create. और क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म विपाक क्रिएट हो रहे हैं, और this विपाक कर्म may be a source of suffering. For these noble beings, whatever they do, it is motivated by pure intentions. This is again my interpretation of an arhat. May or may not be entirely the way it is. And hence it is possible to imagine that do not create kam vipak that can be a source of suffering for them, now or in the future. कि उनकी intentions इतनी pure होती हैं कि वो किसी प्रकार का कम विपाक नहीं क्रिएट करते जो कि एक सफरिंग का सोर्स बन सकता है बाद में. Perhaps it is in this sense that the Mara or the forces of darkness cannot trace their chit.
being completely free from the kam vipak or the defilements, in which क्योंकि इन्हीं चीजों में जो मारा जैसी डार्क फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है. शायद again sentence formation is not very perfect. We can probably say that the experience is one of the end of kam. It's as if कि उनका हालांकि वो जीवन में कर्म कर रहे हैं लेकिन वो कर्म क्षेत्र से एक तरह से बाहर आ गए हैं. कर्म और कम विपाक की जो काज और एक्शन का जो पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट है. वो उसमें उनको कुछ सफरिंग होने का चांस नहीं है. शायद इसी को हम कह सकते हैं कि मारा और डार्क फोर्सेस उनको ट्रेस नहीं कर सकते, उनके ट्रैक्स हम देख नहीं पाते. So these are some of the thoughts that I could come up with. और अगला जो पद है वो भी थोड़ा इसी थीम पर ही है. इनफैक्ट काफी सारा इसी थीम पर है, तो इसलिए मैंने इस रिफ्लेक्शन को अगले पद में थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश की है. बट लेट्स स्टॉप फॉर a few minutes and see if we have any comment on any aspect of the discussion so far. So Surenji, what I'll do is, thanks for reading this out. ये जो story है ना, this is actually behind the formulation of one of the key rules, monastic rules, of not storing food. Okay. So I'll just read out. I have the sort of the text here. Probably you can't yet see it. It's a formulation of the monastic rules. So I'll just read out किस तरीके से इसमें इस story को बताया गया है. So the rule is, should a bhikkhu consume stored up food, it is to be confessed. Confessed, as you know, in the monastic rules, offenses are basically confessed to another monk. Yeah. So it says, this is one of the few rules where the original instigator was an arahant, Venerable Belathis, Venerable Anand's preceptor. So Bhikkhu Belathissa is Venerable Anand's preceptor, and formerly the head of the 1000 ascetics who attained awakening on hearing the fire sermon. ये आपको याद होगा, निखिल ने हमें वो फिल्म दिखाई दी थी, मुझे याद है ना जी. So apparently this monk was the head of that. हालांकि वहाँ कुछ कस्सप, गया कस्सप, this कस्सप, that कस्सप था, so I'm not sure how that is, but anyway. The origin story here reports that he made a practice of keeping leftover rice from his alms round, drying it, and then moistening it to eat on a later day. As a result, he only rarely had to go out for alms. Right. Even though he was doing this out of frugality rather than greed, the Buddha still rebuked him. The story doesn't give the precise reasons for the rebuke. Perhaps it was because the Buddha saw that such behavior would open the way for bhikkhus to avoid going on alms round, thus depriving themselves of an excellent opportunity that alms going provides for reflecting on their dependency on others and on the human condition in general, and depriving the laity of the benefits that come from daily contact with bhikkhus and the opportunity to practice generosity of the most basic sort every day. Although frugality may be a virtue, there are times when other considerations supersede it. So this is the paragraph. Thank you so much. We can see, जैसा आपने सवाल raise, आपने जो सवाल किया है ना, of how an arhant feels, more than how an arhant feels, the issue is that behavior can arise either out of defilement, greed, hatred, and delusion, or it can just arise out of cultural conditioning, out of habits, and so on and so forth. And so, like a few days ago also we discussed, of course, a well-practiced person or an arhant will not act out of greed, hatred, and delusion, out of defilement. But his or her behavior may still be out of sync or be considered odd or inappropriate in a certain context. So here, an arhant is getting, so to say, admonished or scolded by the Buddha for
for a behavior that in a certain sense is blameless, but in a certain peculiar conventional sense उसमें उसकी जो दिक्कत है वो हमने अभी पढ़ी। जी और ये चर्चा हमारे मेरे ख्याल से हमने 2-3 बार अब कर ली है कि हमें बिहेवियर के आधार पे ये निर्धारित कर पाना कि उस व्यक्ति के चित्त की चेतना क्या है, ये असंभव है बेसिकली। जी और उस ट्रैप में हम ना पड़े तो अच्छा है। दूसरा कि बुद्ध के मार्ग की ग्रेटनेस यही है कि वो डिविनिटी की उसमें जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जी जो सामान्य परिस्थिति में ऑपरेट कर रहे हैं, हम्म, केवल दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन, है ना, ये फर्क है। सो आई थिंक या महंत जी, एक आपसे इसी सूत्र में जो लास्ट में लिखा है कि पक्षियों की तरह गतिमान पक्षियों की तरह आकाश में जो अपना पथ नहीं छोड़ते, पथ मतलब उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता उनके पथ को, तो इसका जो आप अभी कह रहे थे उससे कैसे इसको जोड़ें? ये आई एम नॉट श्योर वीरेंद्र जी। गाथाओं में एक ये बात है ना कि जो उसका कंपोजर है उसका पोएटिक स्पिन इसमें क्या है वो तो मुझे डिसर्न कर पाना बहुत मुश्किल है ना। जो इसका सब्सटेंस है वो तो ये है जो हमने चर्चा की। अब उसमें ये इस तरीके से क्यों इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, शायद जो आप में से थोड़े जिनका कलात्मक माइंड है, perhaps they can better explain this. I can't. Maybe why don't you suggest how it sounds to you? अभी आपने जैसे शब्द यूज किया ना कि वो उनकी चेतना को हम नहीं समझ पाएंगे, जो नहीं, हम तो हमने किसी अभी की ऐसा चेतना को नहीं सोचा। समझ पाएंगे ना राजेंद्र जी। मैं आपकी चेतना को भी तो नहीं समझ पाता हूँ हाँ, एक्सप्लिसिटली, जस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर, है ना। Yes. बिहेवियर की बात हो रही है। could that be the thing, जो ये पथ की समझा रहे हैं कि उनके पथ को जैसे पक्षियों का पथ नहीं समझ पाते हम जब वो आकाश में गतिमान होते हैं? Is it something like that? Is it referring to that particular चेतना के हम नहीं समझ नहीं, आई पाएंगे? डाउट। वो तो मेरा कहना है, जो सुरेंद्र प्रसाद जी ने जो सारा अपना वो लिखा है ना, वो तो मैं उस पे आई एम सेइंग दिस इन रिस्पांस टू दैट, नॉट सो मच अच्छा, इन रिस्पांस टू द वर्स, है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है ना कि हाउ डू अरहंस फील वगैरह, जो सारा रिस्पोंडिंग। बट मे बी अदर्स हैव सम कमेंट्स टू ऑफर कि वो जो पक्षियों वाले जो लाइंस हैं उनका क्या, हाउ डू दोज लाइंस साउंड टू डिफरेंट पीपल। भट्टी जी, मैंने लास्ट पैराग्राफ में जो कुछ इसके बारे में विचार प्रकट किए हैं, उनकी कोई सेंस बनती है कि काम उनके कर्म एकदम प्योर होते हैं, इसलिए उनका जो डार्क फोर्सेस है वो कुछ नहीं कर पाती, शायद इसका ये मतलब है कि उनका कर्म विपाक होता है, वो समाप्त हो जाता है। Yeah, that's a possible interpretation. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, not leaving a trace is doing some action in a way कि उसका कोई विपाक नहीं बनता। Exactly, right. Yeah, very nice, very true. Yeah, I didn't look at that so carefully. मैं actually अपनी वो किताब को ढूंढने में व्यस्त हो गया था जब आप उसको पढ़ रहे थे। So, yeah, very nice. That's probably how it is. और कोई बंते जी, जो आपने पढ़ा उसमें जो किताब में आपके जो रूल्स में लिखा हुआ है, तो उसमें तो आप ये कह रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो डिड नॉट अप्रिशिएट कि इस तरह से वो बॉईल करके राइस खाए। Exactly. सो दैट इज, Exactly, yeah. इफ वी थिंक लाइक दैट, तो उसमें फिर ये जो सुत में कहा गया है, तो these both the things should be related with each other, क्योंकि अगर भगवान बुद्ध ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे बाकी भिक्षु भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर जो लास्ट में लिखा है उसका उससे मेरे को लगता है कोई संबंध होना चाहिए।
ऐसा I think मेरे मन में मैं भाव समझा है। नहीं, लास्ट में क्या लिखा है, मैं समझा नहीं। यही ना पक्षियों का, जो पक्षियों की बात लिखी है, तो कि वो गति ते संग दुरन्य। सो राजेंद्र जी, मैं जो समझती हूँ, जैसे हाँ। पक्षी एक टाइम आकर के एक अगर अपने बच्चे को भी फीड करता है तो वो लेकर आता है एंड देन फीड्स इट, तो देयर इज नो अक्यूमुलेशन टाइप कि वो रख रहा है और फिर उसको यूज कर रहा है. सो आई मीन दैट कुड बी द रीजन कि नो ट्रेसेस ऑफ, यू कांट फाइंड एनी ट्रेस की कोई कोई संग्रह से बेसिकली आई थिंक सो इकट्ठा ना करना. अनकंडीशन फ्रीडम, जैसे अपने हाँ, जब कुछ रखेंगे ही नहीं अनकंडीशन तो फ्रीडम, फिर देयर ट्रैक कैन नॉट बी ट्रेस्ड लाइक दैट ऑफ बर्ड्स इन द एयर। जी. जैसे जो अजन मनिंदर जी का भी जो ट्रांसलेशन है वो बड़ा खूबसूरत है कि जस्ट लाइक बर्ड्स दैट लीव नो ट्रैक्स इन द एयर, देयर आर दोज हुज माइंड्स डू नॉट क्लिंग टू टेम्पटेशंस। अल्टीमेटली ये भी एक टेम्पटेशन है या कि मैं उसको स्टोर करके और फिर उसको खाऊं, तो ये भी एक टेम्पटेशन है। ये भी एक मेरे ख्याल में that's why perhaps they did not want this temptation to come कि तुम संग्रह करो, जैसे आपने ये अच्छी तरह समझा। So their focus is this is a signless state of liberation which to others is indiscernible. Yeah, thank you. तो आगे बढ़ो सर, या किसी को कुछ कहना है? नमस्कार Bhante ji, with your permission, may I say something on this, what Rajendra ji has raised? हाँ बोलिए, प्लीज 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 गो अहेड। जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस में कहता हूँ कि जो अरहंत हैं, दे आर मोस्ट ऑफ टाइम ने उनके माइंड जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन होती है, उनकी फ्री फ्लोटिंग है वो, और उनके जो एक्शन जो हैं उनका एक मोटिवेशन होता है कंपैशन फॉर अदर्स, और भी कुछ हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग दिस, और उनका एक जो मोटिवेशन रहता है इट्स कंपैशन फॉर अदर्स, सो देयर एक्शंस कुड बी मोटिवेटेड बाय कंपैशन which we people find कि जैसे बर्ड उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, तो हमको लगता है कि वो उससे उससे कुछ somewhere it is coming closer to that phrase कि जैसे बर्ड फ्री फ्लोइंग, पता नहीं कहाँ मोटिवेट होकर निकल जाते हैं, ऐसे ही वो अरहंत का बिहेवियर भी हमें लगता है कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। हम सो वी पीपल नॉर्मली जो एक अरहंत है दूसरे का अरहंत का बिहेवियर शायद he can understand better, पर हम लोग जो हैं lesser mortals probably will find it जैसे birds free flowing है ऐसे ही अरहंत भी free floating है। This is my summation. तो हाँ, हो सकता है। आई थिंक टू ट्राई टू सेकंड गेस मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संभावना है। एनीवे सुरेंद्र जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप? सॉरी। नहीं, मैंने सिर्फ इतने कहना था कि अगला जो वर्स है वो भी करीब करीब इसी थीम पर है, तो we can continue this discussion perhaps after this. What I have done in my reflection in the next verse is I have continued from where I have left off here in terms of come and come vipak. So whether it is a good way, right way to think or not is something that all of you can determine for yourself. But this is the way I have interpreted leaving no tracks. But सुरेंद्र जी एक बार हम जरा वैभव की बात सुन लें, क्योंकि वो आई थिंक ही इज बीन ट्राइंग टू से समथिंग फॉर सम टाइम। जी जी, जस्ट बिफोर यू गो ऑन। प्रणाम बंदे जी। मेरा क्वेश्चन बेसिकली विनया से रिलेटेड है। सो द क्वेश्चन वाज कि जो होर्डिंग वाला है इट्स फॉर इंडिविजुअल, एंड मतलब जब एक कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी संघा रहती है तो द रूल इज सेम, राइट? या इट्स द सेम, या। But this
like the community is living in जो place में रह रही है like a vihara, so that vihara actually like what it belongs to upasakas, or what I'm trying to understand. Yeah, exactly. Yeah, that's how it works. Exactly. Right. So there is a Okay. provision के उसमें एक छोटी सी स्टोर हाउस एक्चुअली रहे विहार में, जिसका की कंट्रोल मंक्स के पास नहीं रहता है, और जो भी जिम्मेदारी ले रहा है उनके फीडिंग वगैरह की, उस पर वो कंट्रोल रहता है. सो एक्चुअली विहार में टेक्निकली इसको कपिया कुटी कहते हैं, अलाउेबल, जिसमें आप अलाउेबल स्टोर कर सकते हैं. जहाँ तक मुझे याद है वो फूड के लिए नहीं है, बिकॉज फूड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो उन अलाउेबल्स के लिए है जो कि आप 12 बजे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं. But technically, I think that's, as far as I remember, that's the position. Basically, a monk cannot store food. However, अगर उसकी vicinity में कोई और किसी तरीके से food store कर रहा है, then he doesn't have anything to do with it, really. As long as he is not directing it, है ना, कि आप इसको रखिए और अगले दिन दीजिएगा, ये, that's basically that's the offense. Technically, that's the position. Very good. और मैं एक चीज और, आई मे ऑल्सो फ्लैग दिस, कि देखिए एक्चुअली इस हादसे के बाद ये रूल फ्रेम किया गया स्टोरिंग ऑफ फूड वाला. इस समय तक वो रूल नहीं है. तो इसमें जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज सूत्रों के संबंध में हमें दिखने लगती हैं. अब कल भी जैसे धर साहब ने हमें बताया कि वो जो ट्रांसलेशन है, ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है कि पाली में क्या था ओरिजिनल जो बैकग्राउंड स्टोरी है कमेंट्री की, लेकिन हमें दिखने लगता है कि ये जो बैकग्राउंड स्टोरीज है उनको हमें थोड़ा थोड़ा हल्के, वी डोंट हैव टू टेक देम वेरी लिटरली. इसमें तो बहुत ऑब्वियस एरर है, तो ये भी हम जरा ध्यान रखें. Thank you so much for clarifications and discussion. So I'll अब just दूसरा भी proceed. मेरे ख्याल में पढ़ दे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज वो इसी के साथ रिलेटेड है. हाँ, मैं चलता हूँ आगे. तो अगला वर्ष है अनुरुद्ध थेरवत. सो एक बार वेनरेबल अनिरुद्ध, वो भी अरहंत थे. He was looking for I think what is called panchakul, which is basically rejected torn clothes here and there. So for his cheever, so he was looking for it in a pile of trash. So looking for some useful cloth that he can use as a cheever. तो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे. तो उनकी एक 3 जन्म की पुरानी पत्नी जो थी, वो उस वक्त कुछ जो जिस हिंदी की बुक्स में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कुछ अजीब सा नाम दिया है, तायात्रिंश स्वर्ग में देवारल में रह रही थी. I was wondering whether that's the same thing as Tavatrinsh or something else. Anyway, that doesn't matter. So उनका उस वहाँ पर नाम था जालिनी. और उनके मन में ये विचार आया कि she will put a new, if I put a new cloth on the trash pile, तो वेनरेबल अनिरुद्ध उसको तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो पता लग जाएगा कि किसी ने perhaps जानबूझ के रखा हुआ है. तो उसने therefore एक क्लॉथ लिया, उसको ऐसे अरेंज किया कि वो कूड़े के ढेर के बीचों बीच कहीं पे पड़ा रहा, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा बाहर नजर आ रहा था. तो अनिरुद्ध pulled out that cloth and took it to prepare his cheever to the vihar. उन्होंने वो क्लॉथ लिया क्योंकि वो अच्छा था, तो वो ले गए विहार में. As he was sewing it, जब वो उसको अपना चीवर सी रहे थे, तो जॉलिनी got it announced, क्योंकि वो अब देवता थी तो कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा किसी तरह से, announced in the city that bhikkhus will not be coming for alms round, कि आज भिक्षु आर्म्स राउंड पर नहीं आएंगे, and the food should be taken to the vihar, और विहार में खाना ले जाया जाएगा. ले जाए तो अच्छा है. A lot of food arrived in the vihar, बहुत लोग खाना लेके आए, फूड लेके आए. एंड जो भिक्षु थे वहाँ पे रह रहे, दे वंडर्ड व्हाई वाज सो मच फूड रिक्वायर्ड, क्योंकि फूड कुछ ज़्यादा ही आ गया होगा. तो उनके मन में ये भी विचार है कि शायद वेनरल
क्योंकि वो शायद वेनेरेबल अनिरुद्ध के नाम पे आ रहा होगा या किसी प्रकार आ रहा होगा, ये क्लियर नहीं है इसमें. He was showing off his popularity with the laity there, कि लोगों में उनके बारे में, उनके प्रति इतनी श्रद्धा और रिस्पेक्ट है कि इतना लोग, क्योंकि मैं चीवर सी रहा हूँ इसलिए वो खाना देने आए. तो जब शास्त्रा heard about this, he explained to bhikkhus that Aniruddha would never have such thoughts, कि अनिरुद्ध में ऐसे विचार कभी भी नहीं आएंगे. The entire arrangement was overseen by devtas. तो ये देवताओं की करनी है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है. और उसके बाद उन्होंने he uttered this verse which is somewhat similar to the previous one. जो वर्स है वो पिछले वर्ष से काफी मिलता जुलता है, अब देखेंगे. तो ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है. वर्स excuse me sir, जी, can Bhante ji please explain what is this Panchkul? पंच वो राजेंद्र जी उसमें है ना विनय में वो प्रोविजन के जो बेसिक रिक्विजिट्स हैं. अगर आपको कोई नया कपड़ा नहीं भी देता है तो आपको एक अलाउंस है कि जो शमशान घाट में जो डिस्कार्डेड कपड़े होते हैं ना, जिसमें शवों को रैप किया जाता है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं. So that is what it refers to. Oh, thank you. So this is how the verse reads. It's very similar to the previous verse, as you will see. Yasasava parikhina ahare cha anisito sunyito animito cha vimokho yas gocharo akaseva sakuntanam padang tas duranyam. तो आप देखेंगे कुछ वर्ड्स को छोड़ के मोर और लेस सेम वर्स है. जैसे गति की जगह पद आ गया यहाँ, और आशा क्षीण होने की बात हो रही है वहाँ पे ये जो संग्रह की बात थी. तो other than these two lines, it's more or less the same. So the translation reads, he whose cankers are destroyed and he is not attached to food. तो जिसके डिफाइलमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं और जो फूड से अटैच नहीं है, अगेन बाकी सेम है. His object is a void, the unconditioned freedom. His path cannot be traced. तो यहाँ पे पदम है, वहाँ पे शायद गतिंग थी. His path cannot be traced like that of birds in the air. शायद ये ठीक ही होगी. और मुनिंदो जी लिखते हैं, there are those who are free from all obstructions. They do not worry about food. Their focus is a signless state of liberation. Like birds flying through the air, trackless, they move on their way. इसमें ये जो कैंकर्स शब्द है, कैंकर्स बेसिकली इसको हिंदी में मैं देख रहा था, इसका मतलब है नासूर. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है. यानी यशस्वा परिखिना, यानी वो सारी चीजें नासूर हैं जिनको कि वो त्याग देते हैं. जिसको हम जनरली जो गृहस्थी हैं उसको पकड़ के बैठते हैं, उनको उसमें नासूर का ट्रांसलेशन किया, हमने कैंकर्स कह दिया. सो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड है. नासूर इज सपोज्ड टू बी a very dreadful disease like cancer. मतलब डिफाइलमेंट्स को उन्होंने इस प्रकार लिया है. That's what I'm trying to. Right. Very strong word used for. जी. Interesting. Thank you for looking this up. I just assumed कि cankers means defilements. I never looked up the dictionary meaning. Thank you for doing Actual that. मतलब cankers का नासूर है. But anyway, it's wonderful. तो इसमें भी अजन मुनिंदो की कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. So I have again tried to say something, and I have followed the theme with which I ended in the previous reflection. और क्योंकि मैंने उसको कम और not being able to track the path, I have taken that as equivalent to creating come, which does not have any later
fruitions for us, जिसका कम फल नहीं होता। तो मैंने उसी ट्रैक को थोड़ा आगे बढ़ाया है कि अगर क्या ऐसे हो सकता है और कैसे हो सकता है ये। How do we create karma and karma vipak, and is there a way to train to beyond karma vipak, कि जिसका कोई कर्म फल ना हो, जिससे कि हमें सफरिंग नहीं हो। बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट, कर्म फल। आई मीन कुछ तो कर्म इसीलिए कोई करता है कि कुछ अचीव करना है छोटा मोटा, लेकिन उसका जो सफरिंग वाला एस्पेक्ट है वो नहीं हो उसमें। आई थिंक दैट्स द वे आई हैव इंटरप्रेटेड leaving no track in the air and have continued in this reflection. तो इस थीम पर हम आगे बढ़े, अगर ये थीम इज अ राइट थीम टू वर्क ऑन, तो भगवान ने, और जैसे यहाँ भी आया है, भगवान हैज मेंशन कि इंटेंशन इज द की। जो काम का नेचर है वो उसकी इंटेंशन, किस इंटेंशन से किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंशन सेट्स द टोन फॉर द काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही। इन मजमन काया 56 बड़े क्लियरली उन्होंने बोला है, आउट ऑफ द 3 kinds of actions, mental actions is the most reprehensible for the performance of the evil action, and not so much bodily or verbal action। मतलब मेंटल एक्शन को बहुत ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज किया है, और अगर वो इविल नेचर का है तो वो बहुत ही बुरा कर्म माना जाएगा। और कहीं पे कुछ सूत्रों में और कुछ उनकी कमेंट्रीज में ये भी मेंशन है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कर्म, जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डार्क कर्म, ये तो बड़े भयंकर काम होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना वगैरह वगैरह। ब्राइट कर्म, वो बिल्कुल अपोजिट, जैसे अभी सूर्य की बोल रहे थे, कंपैशन, मेथा, इस तरह, which are motivated by these kind of emotions. Those perhaps would be bright karma, a mixture of the two. And interestingly, there is a mention, or there is a talk about karma that leads to liberation. So that's what I was referring to as karma which do not have a karma vipak in that sense, because it is a liberating karma. So from my limited understanding, and this is very limited understanding, it appears to me that the liberating karma would be based on disengagement. मेरा विचार ये है कि जो liberating karma है वो एक तरह की disengagement है, disengagement from careless, compulsive or other unskillful impulses. It is not to be mistaken to mean disengagement from action. ये नहीं कि आप कुछ करते नहीं हैं, लेकिन कभी भी कुछ carelessly, compulsively या unskillfully नहीं करेंगे। The heart and mind do need to engage, कर्म तो करेंगे ही, और with everyday life, क्योंकि हमें अगर दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। And that engagement should be based on right view and mindfulness, panya and sati. This also means moving away from self-centeredness and becoming more inclusive and compassionate. तो पन्या और सती के बेस पर जो कर्म करेंगे वही इस तरह के कर्म हो सकते हैं जिसमें हमारी डिसएंगेजमेंट एक तरह से हो जाए। The less self-centered, the better we feel. तो ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। इस धर्म की जो मेन थीम है वो अनिच्छ, अनंत और दुख है। तो the less self-centered, the better we feel. If we can act from such a mental position at all times, we are probably not far away from liberation. This is again my poetic guess of some kind. This may be just another way of stating our spiritual goal, perhaps. So these are the thoughts that occur to me. Open for correction, discussion, anything. All right, so I think we will leave it there, and I'll hand it over to Poonamji for taking the program further. Thank you. Poonam, there's a hand raised, huh? Yeah.
Yeah, Aditi, please. नमस्ते बंते जी। एक्चुअली जो डिस्कशन हो रही है, दिस इज आफ्टर अरहंतशिप या आई जस्ट वांट टू नो। जी, ये पूरा वर्क ही अरहंत्स के ऊपर है, अरहंत्स की क्वालिटीज के ऊपर है। अच्छा, जो इस दिस इज वक्त आफ्टर अरहंतशिप। जी जी, स्टोरीज वगैरह उन्हीं की हैं, अरहंत्स की हैं, और उनके बेसिस पे ही जो वर्सेस हैं वो बेस्ड है। अच्छा, जो कम विपाक जो बोला था, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहूंगी। जी जो मेरे अभिधम्म टीचर ने बोला था, ये एक्चुअली बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ धम्मपदा है। सो उसका एक स्टोरी इस जेम पॉलिशर का, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। एक जेम पॉलिशर रहते हैं, वह अरहंत के नाम, आई डोंट रियली रिमेम्बर, कि वो रोज आर्म्स बोल के लिए उनके घर आते रहते हैं। सो तब उस समय मतलब नॉनवेज भी उनको सर्व करते रहते हैं। तो उस दिन अरहंत कुछ मांस ये फ्लैश काटते रहते हैं। उसी समय उस राज्य की जो राजा होता है, वो एक जेम लेके आता है कि वो पॉलिश करने के लिए। तो वो दरवाजा खोलते थे, उनके हाथ पूरे इससे खून से भरा होता है। तो उसी हाथ से वो जेम ले लेते हैं, लेके वहां पे साइड पे रख लेते। फिर उस उनके घर एक ये रहता है स्वैन। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि मांस की गोलाई वो जेम की ये होती है ना, वो निगल लेता है। ये वो तब अरहंत वहां पे खाने पे आम्सबोल के लिए आए हुए होते थे, बस अरहंत देखते हैं और कोई नहीं। तो उनकी बीवी बिजी रहती है अंदर। फिर वापस आके वो ये पूछते हैं कि यहाँ पे जेम पॉलिशर है। जेम पॉलिशर पूछते हैं कि यहाँ पे जेम था कहाँ गया। तो वहां पे दो ही लोग प्रेजेंट रहते हैं, एक वो जो स्वैन रहता है और अरहंत, दोनों ही रहते हैं। तो अब अरहंत ही कैन नॉट लाई। एक तो है वो झूठ तो नहीं बोल सकते, और दूसरी बात है कि अगर मैं बोलूंगा कि इसने गल लिया, स्वैन ने गल लिया इसको, तो उसको मार डालेंगे। तो he cannot do it, वो चुप रहते हैं, he doesn't say anything। तब उनकी फिर वो जोर से पूछने लगता है। फिर उनकी बीवी बोलते हैं ये ऐसे काम कर नहीं सकते, he cannot do this। तो वो नहीं मानते। तो वो अरहंत उनको मारने लगता, अरहंत को मारने लगते हैं जेम पॉलिशर, डंडा लेके बहुत जोर जोर से मारते हैं। मतलब उनकी कम्मा था कि बीइंग एन अरहंत उनको मार खाना था। तो मार खाते तब भी वो नहीं बताते हैं। फिर वो जब बहुत मारने लगते हैं तो उनके अंदर से खून निकलता है। फिर वो स्वैन फिर आती है, खून की स्मेल से पास में आती है। तो वो खून चाटने लगता है। तो वो गुस्से से जेम पॉलिशर उसको लात मारता है, वो जाके गिर जाता है दूर। तब अरहंत पूछते हैं कि देखो वेदर इट इज अलाइव और नॉट। तो जाके देखते हैं तो स्वैन मर चुका होता है। देन अरहंत सेज कि इसने गला है, मतलब स्वॉलो किया है वो जेम। मतलब आफ्टर बीइंग एन अरहंत आल्सो उनकी कम्मा था। वो कम्मा पूरी होने तक, बट दे डोंट ये नहीं होता उनको, ना लाइक डिसलाइक वो सब कुछ भी नहीं होता। बट कम्मा तो रहती है। आई थिंक और एक है कि महामोग्गलवाना की, इसमें आई थिंक सुनना होगा कि छोटे 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 टुकड़े होके उनकी ये डिमाइस हुई थी वैसे। बट कम्मा विल बी देयर जब तक बॉडी रहती है तब तक। सो ये मेरी अभिधम्मा इसमें मैंने सुना था, सो आई थॉट आई विल शेयर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आदित्य जी।
आपकी बात मुझे भी बिल्कुल सही लगती है और बहुत अच्छी कहानी आपने बताई। और शायद हम बाद में क्योंकि धम्पत की कहानी बता रहे हैं आप, बाद में शायद हम इस कहानी का भी पढ़ी आएंगे। पर आई थिंक इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कम विपाक तो उनके जीवन में रहेगा जो पुराने काम है, लेकिन जब वो अरहंत बन गए हैं तो उस वक्त वो जो भी काम करेंगे उनका काम विपाक नहीं होगा। मेरा कहने का ये अर्थ था। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बनते जी, आपको कुछ कहना है इसके बारे में? समय तो काफी हो चुका है, बट मे बी यू लाइक टू clarify in some way. This is a bit tangential to the verse because I have gone tangential, so बहुत अच्छा, राइट, बहुत अच्छा डिस्कशन सुरेंद्र जी। आई एम रियली ग्रेटफुल आप जिस तरीके से अलग अलग पहलू लाते हैं, और भी हमारे जो डिस्कशन हैं अलग अलग पहलू लाते हैं, मुझे वो बहुत हेल्पफुल लगता है। जैसे मैंने बार बार कहा है, कम से कम मेरा ओरिएंटेशन इस तरह का है कि अगर हम उस मुद्दे को अलग अलग एंगल से देख सकें तो बहुत एक्चुअली कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि धम्म विचय यही है कि आप उसको अलग अलग तरीके से खोल के एक इशू को देख रहे हैं। सो आई थिंक इन दैट सेंस हम लोग वास्तव में वैसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हमें सुत्त में एडवाइस दी जाती है कि एक मुद्दे का एक एंगल नहीं होता, सिर्फ बहुत अलग अलग एंगल्स होते हैं। तो बहुत वेरी रिच सुरेंद्र जी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड अदर पीपल। और मेरा एनकरेजमेंट है कि हम इसी तरीके से जो हमारा ये थिंकिंग माइंड का एक अच्छा इस्तेमाल है ना, यूजुअली थिंकिंग माइंड हमें प्रपंच में फंसा के रखता है, बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ यूजिंग थिंकिंग माइंड, जिससे कि हम एक विषय को, एक मुद्दे को, एक गाथा को बहुत अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो वेरी रिच, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू बनते जी। ओवर टू यू पूनम जी।